हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5। बुक है एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखो, सबको समझ में आएगा। ठीक है। और हाँ, 4.5 ही कर रहे हैं। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर 4.5 ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन देखो आज से हम लोग नया बुक का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में न्यू बुक को फॉलो करेंगे, तो यहाँ हम लिख दिया न्यू बुक। ठीक है, तो फिर से 4.5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है टॉपिक हमारा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। इसमें क्या कहेगा, 2-3 इक्वेशन दे देगा और बोलेगा क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ठीक है, या एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, लेकिन कौन सा मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। तो देखो इसमें क्या है, बेसिकली दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम पहला नंबर है a1x प्लस b1y इजकल्स टू d1 और a2x और प्लस b2y इजकल्स टू d2 दिया हुआ है। ठीक है, और कहेगा कि x और y का वैल्यू निकालिए। इसको थोड़ा समझें ऐसे, मान लो 2x प्लस 3y इजकल्स टू 4, 5x प्लस 4y इजकल्स टू कितना है? 3 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है तो सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सेम आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, लेकिन किताब में बोलता बउआ ये वाला से काम नहीं चलेगा, मैट्रिक्स पढ़ लिए हो ना, तो मैट्रिक्स वाला मेथड लगाओ। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, तो देखो इधर पहले काम लेट, जो कैपिटल ए है, लेट नहीं भी मानो चलेगा, पहले कैपिटल ए का वैल्यू लिखो मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैपिटल ए का वैल्यू क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना है, x और y को छोड़ दीजिए। यहाँ क्या है? a1 और b1, तो a1 यहाँ और b1 यहाँ हटा के यहाँ लिख दो। नीचे वाला क्या है? a2 b2, तो इसको ऐसे और ऐसे लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे x का वैल्यू, कैपिटल X, इसको हम कॉलम में लिखेंगे। क्या है? x y है ना इसमें, है ना, वेरिएबल क्या है? x y है, तो x और y को आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आते हैं हम b का वैल्यू लिखेंगे, तो b का वैल्यू भी किस में लिखेंगे? ऐसे ही कॉलम में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे वो हम बताते हैं। बराबर के साथ जो रहेगा ना वो b का वैल्यू लिखेगा, d1 और d2 हो गया, है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर हम इसमें यहाँ इसको a का वैल्यू कितना है? a1 b1 और a2 और b2, और इधर कितना है? x और y, इक्वल्स टू कितना है इधर? d1 और d2। इसका वैल्यू यहाँ लिखे, a का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू, और यहाँ किसका वैल्यू? b का वैल्यू, है ना। अब ये क्यों लिखे हैं ध्यान से देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वन इनटू दिस वन, तो कितना हो जाएगा? a1x अब प्लस कितना, बीच में प्लस का साइन, इसको करोगे तो b1y। अब नीचे वाले आ जाओ, कितना होगा? a2x अब प्लस कितना? b2y। ये हो गया। इसको टू कितना है? d1 और ये क्या है? d2, है ना। अब जब इक्वल मैट्रिक्स है तो इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, तो a1x प्लस b1y बराबर कितना? d1 हो जाएगा। ये वाला टर्म आ गया। यहाँ क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y इक्वल टू d1, और यहाँ कितना? a2x प्लस कितना? b2y बराबर कितना? d2। यही टर्म आ गया। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हमने सीखा कि इस वाले टर्म में पहले हम x और b को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर हम इस दोनों को कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है ना, रो में ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म फिर से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सर देखो, अब देखो यहाँ पर ये वाला मेथड हमारा, ये क्या है हमारा? ऐसे करके a का वैल्यू, x का वैल्यू और b का वैल्यू क्या लेंगे? ध्यान से सुनो, a का वैल्यू क्या है? यहाँ x y को छोड़ देना है, तो a1 b1 है तो a1 b1, फिर नीचे में a2 b2 लिख लिए। x का वैल्यू क्या है? x और y है तो x और y, बराबर के साथ जो रहेगा वो किसका? b का वैल्यू, तो d1 और d2 लिख लिया। अब देखो ये किसका वैल्यू? a का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम a लिख दिए। ये किसका वैल्यू है? देखो x का वैल्यू, तो यहाँ x लिख दिए। इक्वल है तो इक्वल, ये किसका वैल्यू है? b का वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं हम ax बराबर कितना हो गया? b। अब दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, क्या किससे? a इनवर्स से, तो a इंटू एक्स बराबर कितना? a इनवर्स b। a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है हमारा? I, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ क्या इतना? a इनवर्स b। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स होगा वही, यहाँ x ही बचेगा, इधर क्या बचेगा? a इनवर्स b। अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब कि आपको a इनवर्स निकालने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना।
चलो अब मान लो अगर 3 क्रॉस 3 का दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर a1x प्लस b1y अब प्लस कितना c1z बराबर d1 और a2x प्लस कितना b2y प्लस c2z बराबर d2। उसके बाद a3x प्लस b2y प्लस c2z अब बराबर d3 दिया रहेगा, है ना। a3 b3 c3 ये दिया है तो a का वैल्यू क्या होगा बोलो, बस कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखो ध्यान दो, एक्स वाई जेड को छोड़ देना है, यहाँ a1 b1 c1 यानी तो a1 a2 a3, तो यहाँ लिखिए a1 a2 और a3। उसके बाद क्या है b1 b2 b3, यहाँ लिखिए b1 b2 और b3। यहाँ कौन सा c1 c2 c3, तो c1 c2 c3 लिख लिया। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x में देखो क्या क्या है, x का मतलब सिर्फ x नहीं, यहाँ जो वेरिएबल रहेगा तो कौन है x y z है ना, तो सिर्फ इसको x y और z लिख दीजिए। अब हमें किसका b का वैल्यू, तो b का वैल्यू के लिए क्या बोले हैं सर, बराबर के साथ जितना रहेगा उसको लिखिए, तो d1 d2 और ये कितना हो गया d3। अब यहाँ से a इनवर्स लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है उसको समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, 3-4 प्रॉपर्टीज है, इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज है कि जो भी सिस्टम दिया रहेगा है ना लीनियर इक्वेशन का, उसमें हमारे पास क्या रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में उसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो 0 के इक्वल नहीं हुआ, 0 के इक्वल नहीं हुआ तो उसमें कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और वो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कहलाएगा हमारा, कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज है कि इफ डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए, उसके बाद आपको एक और कंडीशन चेक करना है। जब ये डिटरमिनेंट 0 हो गया तो एक कंडीशन और चेक करना है, क्या, एडजॉइंट्स ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो फिर भी सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड नंबर में है कि अगर डिटरमिनेंट 0 हुआ है ना, तो आपको क्या बताया, एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा हमारा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद ax बराबर 0 होगा तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम। अगर ax बराबर b हो गया इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम। मतलब बराबर के उस साइड 0 हो जाएगा तो होमोजेनियस, बराबर के साइड कोई भी वैल्यू होगा 2 4 5 6 7 कुछ भी वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है। तब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या, इसमें कंसिस्टेंसी चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो क्या है कंसिस्टेंस के लिए 2 कंडीशन, डिटर्मिनेंट निकालिए, वो 0 के इक्वल नहीं हो गया तो क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंस। डिटर्मिनेंट निकाले, अगर 0 के इक्वल हो गया तब आपका काम बढ़ जाएगा। उसका एडजॉइंट्स ऑफ a इंटू बी भी चेक करना पड़ेगा, 0 होना चाहिए, अगर आ गया तो कंसिस्टेंट है ना। तो चलो चेक करते हैं हम पहले। यहाँ पर a का वैल्यू क्या लिखोगे बोलो, ध्यान से देखो क्या होगा, x के साथ क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखिए, इधर कितना है 2, खाली नंबर सब लिखना है ना, 2 और 3 लिख दीजिए। ठीक है। और x का वैल्यू कितना है, x और y। और b का वैल्यू क्या बताए थे, बराबर के इस साइड तो 2 और 3 लिख लीजिए। है क्या करना है, a में जो x और y के साथ रहेगा ना उस सबको लिखना है। तो x के साथ क्या है 1, इधर 2, तो 1 और 2 और 3 नीचे लिखिए। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका, a का। तो बस इसी को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखो, तो 1 2 2 3। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 3, बीच में माइनस देकर ऐसे मल्टीप्लाई करो 4, ये कितना आ गया -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो गया, 0 के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया, कुछ वैल्यू आ गया ना, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, या इसी लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कैसा सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। एक तो प्रूव हो गया है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 4 है। हमें क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट। तो पहले a का वैल्यू लिखो, तो a बराबर कितना होगा, देखो
यहाँ 2, इधर कितना -1, यहाँ कितना 1 और 1, क्योंकि x और y दोनों का कोफिशिएंट क्या है 1 है। x का वैल्यू कितना होगा बोल, x और y, और b का वैल्यू कितना, तो बराबर के इस साइड वाले लिखिए 5 और 4 हो गया। हमें क्या चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो लिखो a का डिटर्मिनेंट कितना, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दो, तो 2 -1, 1 और 1, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 2, बीच में माइनस होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितना -1 माइनस माइनस +1, ये कितना 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या देखे, डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए क्या लिखोगे, इट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ में आ रहा है, अरे बोलो हो जाना, बहुत इजी है, ठीक है ना। बस आते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या है देखो, x + 3y = 5 और इधर 2x + 6y = कितना 8। अब हमें चेक करना है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो चलो a का वैल्यू लिखो, तो a का वैल्यू कितना, x के साथ क्या है कुछ नहीं है तो 1, y के साथ क्या है 3, x के साथ इधर 2 और यहाँ कितना है 6, है ना। उसके बाद बोलो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो x और y। b का वैल्यू क्या होता है बोलो, सर बराबर के इस साइड बोला था 5 और 8, इतना तो लिख लिया, इस लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो a का डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना 1 3 2 6, तो 1 3 2 6, इसको गौर से देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो 6, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -6, बीच में माइनस होता है तो 0। अब क्या हो गया कि ये दोनों क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट निकालते थे, 0 के इक्वल नहीं हुआ तो फट से लिख देते इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो एक काम आपको और बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाएगा, एडजॉइंट्स ऑफ a निकालना है, फिर b से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो अब आपको यहाँ एडजॉइंट्स ऑफ a निकालना है, तो पहले क्या निकालिए, कोफैक्टर। तो क्या होता है कोफैक्टर ऑफ a, तो 1 का कितना हो जाएगा जी 6, है ना, क्रॉस वाला 3 का कितना हो जाएगा, क्या बोले थे लगातार माइनस लेना, तो ये हो जाएगा -2, 2 का कितना हो जाएगा -3 और 6 का कितना हो जाएगा, तो 6 के क्रॉस वाला कितना हो गया 1, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ a, यहाँ लिखिए एडजॉइंट्स ऑफ a, तो एडजॉइंट्स ऑफ a में क्या करते हैं, सबका वैल्यू लिखिए, 1 का वैल्यू कितना निकाले हैं 6, उसके बाद कितना है 3, 3 का वैल्यू कितना है -2 और 2 का वैल्यू कितना है -3 और 6 का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ ट्रांसपोज का साइन दीजिए, ये रहा एडजॉइंट्स ऑफ a। ट्रांसपोज मतलब क्या, ये ऐसे है इसको ऐसे लिखिए, तो 6 -2, ऐसे है इसको ऐसे लिखिए, -3 और 1 लिख दिया, एडजॉइंट्स निकल गया। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट्स ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करना है, 0 आना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे क्या, एडजॉइंट्स ऑफ a इनटू कितना b, चलो एडजॉइंट्स ऑफ a कितना 6 -3 -2 1, है ना। b का वैल्यू कितना, तो 5 8, तो यहाँ है 5 और यहाँ 8। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले रो को इस वाले कॉलम से, तो 6 × 5 कितना हो गया 30, है, इधर कितना हो जाएगा जी -24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो तो -10, इधर +8, तो 0 नहीं, यहाँ पर कितना हो गया 30 में से 24 गया, तो कितना 6 बचेगा, इधर कितना बचेगा -2, और ये क्या 0 के इक्वल नहीं है ना। देखो एक्चुअली में हम इसको समझो थोड़ा सा, तो इसमें कहता है कि हमें टेस्ट करना है, चेक करना है कि कौन क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, कौन सा, एडजॉइंट्स ऑफ a × b, लेकिन हम एडजॉइंट्स ऑफ a और b को मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एडजॉइंट्स ऑफ a × b डज नॉट इक्वल टू 0, देखो ना ये 0 नहीं ना आया, अगर 0 मैट्रिक्स आ जाता तो कंसिस्टेंस हो जाता। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यही प्रूव हो गया, बस प्रूफ नहीं आंसर लिख दो, इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें प्रूफ लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ नहीं कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट ही होगा, खाली आप इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है।
तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।